2 दिन की मालदीव्स यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जोरदार स्वागत हुआ। खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने उन्हें एयरपोर्ट पर आकर रिसीव किया। प्रधानमंत्री मोदी और मुइज्जू के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और कई अहम समझौते किए। भारत मालदीव्स को $565 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए का लोन देगा। साथ ही मालदीव्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात की गई। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों के 60 साल पूरे होने पर डाक टिकट भी जारी किया गया। भारत मालदीव्स संबंधों पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत मालदीव्स का सबसे करीबी पड़ोसी है और हमारे लिए दोस्ती हमेशा पहले आती है। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर साथ खड़ा रहा। फॉर अस इट इज ऑलवेज फ्रेंडशिप फर्स्ट। संसद में लगातार 5 दिन हंगामे के बाद आखिरकार गतिरोध खत्म करने पर सहमति बन गई। अब सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू तरीके से चलने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से होगी। पूरी खबर जानने के लिए चलते लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, कैसे बनी सहमति? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज भी संसद में हंगामा जारी था। संसद भवन के भीतर, संसद भवन के परिसर में और सदन के भीतर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। कभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के या फिर ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर। लेकिन दोपहर होते होते कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा और फिलहाल सोमवार तक के लिए सदन स्थगित कर दी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर सामने आई कि अब वो हंगामा थम जाएगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने और सरकार की तरफ से पहल की गई। सभी विपक्षी पार्टियों के दलों से मुलाकात की गई और फिर सभी लोग एकमत हुए कि अब हंगामा नहीं किया जाएगा, अब कामकाज सुचारू तरीके से किया जाएगा। तो सोमवार से चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पे कामकाज आप सुचारू तरीके से देख सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत होगी। 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया लोकसभा में, तो लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत होगी सोमवार से। और उस चर्चा के दौरान एक और खास बात जिसकी मांग लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सभी इस चर्चा में अपने अपने समय पे यहां पे बोलेंगे। तो यानी ये काफी गहमा गहमी वाला ये बहस होने वाली है। और उसके बाद मंगलवार को माना जा रहा है कि लोकसभा में ये चर्चा समाप्त हो जाती है तो मंगलवार को राज्यसभा में फिर इस पर चर्चा की शुरुआत होगी। तो अगला हफ्ता कामकाज भरा हुआ लेकिन गर्मा गर्म बहस वाली हफ्ता आप देख सकते हैं संसद में। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। दिल्ली से पटना तक विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर संसद के मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी शामिल हुए। इसके बाद मकर द्वार पहुंचने पर राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के सांसदों ने SIR लिखे पोस्टर्स फाड़े और उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में डाला। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने SIR पर हंगामा शुरू कर दिया था। इधर पटना में भी विपक्षी विधायकों ने आज भी प्रदर्शन जारी रखा। भारी हंगामे के बाद बिहार विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भागीदारी न्याय सम्मेलन में अपनी सबसे बड़ी गलती का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि वो अतीत में OBC वर्ग की समस्याओं को ठीक से नहीं समझ पाए और इसे अपनी गलती बताया। उन्होंने कहा कि वो OBC के मुद्दों और परेशानियों को गहराई से नहीं समझ पाए। अगर समझ गए होते तो उसी वक्त जाति जनगणना कराई होती। उन्होंने वादा किया कि वो इस गलती को सुधारेंगे। मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी?
जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर, और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले सरकार ने कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले 25 ऐप्स पर हंटर चलाया है। सरकार ने इन्हें बंद करने के निर्देश दिए हैं। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। बहुत सारे ऐसे ऐप थे जो कि कंटेंट के नाम पर वल्गैरिटी और ऑब्सनिटी को परोस रहे थे, तो सरकार ने इन ऐप्स के ऊपर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के अंदर गृह मंत्रालय के अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के अधिकारी, इतना ही नहीं फिक्की और सीआई के रिप्रेजेंटेटिव भी इस कमेटी के अंदर मौजूद थे। तो इन कमेटी ने पाया कि हाँ, ये नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार ने ये पाया कि ये ऐप्स एक्ट, आईटी एक्ट के सेक्शन 67 और आईपीसी के सेक्शन 292 का उल्लंघन कर रहे हैं, तो सरकार ने इनके ऊपर रोक लगाने का फैसला किया है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनको ऑलरेडी निर्देश दे दिए गए हैं, वो जल्दी इसको ब्लॉक कर देंगे। खासतौर पर ये भी बता दूं कि 24 वेबसाइट्स हैं जिनको कि ब्लॉक किया जाएगा। ऐप स्टोर के ऊपर करीबन 5 ऐप्स हैं जिनको ब्लॉक किया जाएगा। प्ले स्टोर के ऊपर 9 ऐप्स हैं जिनको कि ब्लॉक किया जाएगा। इसमें प्रमुख उल्लू ऐप है, अल्ट बालाजी का ऐप है। इन सबको ब्लॉक करने के निर्देश ऑलरेडी दे दिए और कुछ घंटों के बाद या कुछ ये कहे कि 1 से 2 दिन के बाद ये आपको दिखना बंद कर देंगे। अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 721 पॉइंट गिरा, निफ्टी 225 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। पीएससी, तेल गैस और मेटल इंडेक्स गिरकर बंद हुए हैं। आईटी, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ है। तो आज बाजार में गिरावट रही। लगता है बुल्स का जोश ठंडा पड़ गया है, उसे टैरिफ और नतीजों की चिंता हो रही है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। बुल्स ठंडा, नतीजों की चिंता, शाम 7:57 पर। और अब बात आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने एबाकस एसेट मैनेजमेंट के सुनील सिंघानिया का बेहद खास अंदाज में इंटरव्यू किया है। सुनील सिंघानिया इटर्नल के बिजनेस मॉडल को लेकर काफ़ी प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि जोमैटो, स्विगी में उनका निवेश नहीं है, लेकिन इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आपने इंटरनल की बात की, टॉप लाइन बहुत ज्यादा बड़ी, बॉटम लाइन में कोई ग्रोथ नहीं आई, फिर भी मार्केट ने उसको इतना रिवॉर्ड कर दिया। तो ये मार्केट ऐसा क्या देख रहा है जो ऐसे मतलब ऐसी कंपनियों को इतना रिवॉर्ड कर दिया और 3 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप पहुंचा दिया? तो डिस्क्लेमर है कि हमने भी नहीं लिया शेयर। थोड़ा दुख भी होता है, बट हमारा एक फिलॉसफी है कि हम जब तक प्रॉफिट नहीं आती कंपनी में हम लेते नहीं है। टू बी फेयर, आई थिंक देखो ये सब नई बिजनेसेस हैं और अभी वो वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू बिजनेसेस। आज घर में एवरी ऑल्टरनेट डे हम यूज कर रहे हैं उसको, क्विक कॉमर्स को यूज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट डिलीवरी को यूज कर रहे हैं, और इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो यूनिट इकोनॉमिक्स इनकी पॉजिटिव हो गई है, और यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव होती है देन यू जस्ट हैव टू लुक एट ग्रोथ। तो अगर कोई कंपनी 140% ग्रो कर रही है विद अ पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स, आई थिंक जैसे स्केल आएगा द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट कैन बी प्रीटी हाई. That is what the market is looking at. Or maybe, that is what we missed. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत यूके ट्रेड डील दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन की वजह से ही डील हो पाई। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है आनंद नरसिम्हन ने। When he embarked upon this journey sometime in 2022, nobody would have thought that it will come to such a comprehensive economic trade agreement. So first up, to the Commerce and Industries Minister, hearty congratulations to you and your team on this deal, where Prime Minister Starmer has said
that this is the biggest and the most comprehensive deal post Brexit that the UK has entered into. So खुश तो बहुत होंगे आप. बहुत खुश है और in a way it vindicates what Prime Minister Narendra Modi had said way back in 2015 when he came to London and addressed a huge crowd at Wembley. He said, we may be two nations, but we share a glorious future. And मैं समझता हूँ कि वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दूरदृष्टता है, जिस प्रकार से उन्होंने भारत को अब साझेदार बनाया है विकसित देशों का, जिससे हमारी मानसिकता भी विकसित बने, जिससे हम भी सोचे अच्छी चीजों की, बड़ी चीजों की, छोटा ना सोचे. तो मैं समझता हूँ ये जो पूरा बदलाव आया है भारत में, ये मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है, देन है देश के लिए, और भारत का भविष्य उज्जवल है. But it's not a free trade agreement. It's a CETA because there are certain sectors that you have protected for Bharat. And which are those sectors? And let's try and put that out. When it comes to produce, so apple growers, and then there are all these sensitive sectors. For example, dairy is not. Yeah, dairy. No rice, no sugar, no apples. Every country, you have to look at the strengths of the country. See what are your offensive interests, कि आपको क्या market access चाहिए, and what are your defensive interests, कहाँ पे आपको खोलना नहीं है या बचना है. वैसे ही दूसरी तरफ के भी दोनों होते हैं. Right. एक अच्छी बात जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सिखाई है कि सेंसिटिव रहो दूसरे के प्रति, तो वो भी आपके प्रति सेंसिटिव रहेगा. और एक प्रकार से वो हमारी आज के दिन नेगोशिएशन में सबसे बड़ी ताकत वो है कि दोनों देश शुरू में ही तय कर लेते हैं कि एक दूसरे के सेंसिटिव सेक्टर्स को हम रिस्पेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. जैसे ही आप वो शुरुआत वहां से करो तो आगे का रास्ता बड़ा ही स्मूथ हो जाता. So Bharat and Britain have shown the art of the deal. So is there a message going somewhere? Well, the message is clearly for the people and business persons of both countries, because a deal can only be stuck when it's a win-win for both parties. कभी भी जीवन में एक तरफा सौदा नहीं होता है. भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक एफटीए साइन हो गया है. इस एफटीए से कौन से महत्वपूर्ण आइटम सस्ते होंगे, इससे कारोबारियों की दीवारें कैसे खत्म होगी, डिटेल में बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय. जी हाँ, दरअसल इंडिया यूके ट्रेड डील होने के बाद मेड इन इंग्लैंड सामान भारत में काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे. मिसाल के तौर पे स्कॉच विस्की जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पसंद किया जाता है, उस पर अभी तक 150% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है भारत में जब ये यूके से इंपोर्ट होता है तो. लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 40% की ड्यूटी लगेगी, हालांकि किस्तों में ड्यूटी कम की जाएगी. तो ये स्कॉच विस्की के जो कह सकते हैं जो शौकीन हैं उनके लिए एक बड़ी खबर, बड़ी राहत की खबर कह सकते हैं. सस्ते में उनको स्कॉच विस्की मिलेगी. इसी तरीके से लग्जरी गाड़ियां, जो रेंज रोवर गाड़ियां होती हैं, उस पर अभी 110% की ड्यूटी लगती है. ऐसे लग्जरी गाड़ियों पर अब सिर्फ और सिर्फ 10% की ड्यूटी लगेगी. हालांकि इनकी संख्या तय होगी और कुछ सालों में ड्यूटी कम की जाएगी. इसी तरीके से आप देखें यूके की चॉकलेट, वो काफ़ी पसंद किए जाते हैं यहाँ पे. अभी उस पर 26% की ड्यूटी लगती है. अब डील के बाद कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, 0% की ड्यूटी लगेगी. ऐसे कई सारे आइटम हैं जहां पे ड्यूटी या तो कम हो जाएगी या तो जीरो हो जाएगी. मिसाल के तौर पे यूके की सॉफ्ट ड्रिंक्स 26% ड्यूटी लगती थी, डील लागू होने के बाद कोई ड्यूटी यहां पर नहीं लगेगी. इसी तरीके से आगे बढ़ें तो आप देखें कि यूके के 90% सामान पर भारत में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी. इसका उल्टा भी होगा, भारत के सामान जब यूके जाएंगे तो वहां पर ड्यूटी यूके नहीं लगाएगा. मिसाल के तौर पर मखाना, ऐसे प्रोसेस्ड फूड जो यूके अब तक 70% की ड्यूटी लेता था, अब वहां पर कोई ड्यूटी नहीं लेगा डील लागू होने के बाद. इसी तरीके से भारत से सामान जाता है हिल्सा मछली या फिर सी फूड्स, यूके में 20% ड्यूटी लगती थी, डील के बाद कोई ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगेगी. एक और आइटम आप देखें, यूके का जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कोल्हापुरी चप्पल हो, लेदर के बैग हो, उस पर 16% की ड्यूटी यूके लगाता था. अब यूके के बाजार में बगैर किसी ड्यूटी के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ये जा सकेंगे. इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है कि बांधनी साड़ी जो गुजरात की मशहूर है, वैसे गारमेंट कपड़े, उस पर यूके 12% की ड्यूटी लगाता था, अब वहां पे कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा. तो ऐसे कई सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं जो आपको वहां पे ड्यूटी फ्री होंगे, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी भी है जिस पे 4% की ड्यूटी लगती थी, अब वहां पे कोई ड्यूटी नहीं लगा करेगी. इस तरीके से आप देखें तो यूके के बाजार में भारत के 99% सामान पर
कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ये तो रही गुड्स की बात। सर्विस सेक्टर में भी बड़ी राहत मिलने वाली है। मिसाल के तौर पर योगा ट्रेनर हो, आईटी प्रोफेशनल हो, म्यूजिशियन हो, वो यूके में काम करने जाएंगे तो उनको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। वहाँ के कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनको भी राहत दी जाएगी। उनकी टेक होम सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी में उनका कंट्रीब्यूशन जो है करने की शर्त हटा दी गई है 3 साल तक की नौकरी करने वालों को। तो ये इसी मायने में कह सकते हैं काफ़ी ऐतिहासिक डील है इंडिया यूके ट्रेड डील। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से हवाई यात्रा में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बीच बुरी खबर ये भी है कि डीजीसीए खुद स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहा है। करीब आधे पद वहां खाली है। भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी वक्त लगेगा। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के सामने चुनौती सिर्फ देश के एविएशन की निगरानी की ही नहीं है, बल्कि इन दिनों अपने स्टाफ की कमी से भी जूझ रहा है डीजीसीए। सवाल ये है कि देश के एविएशन की निगरानी के लिए अगर स्टाफ ही नहीं होगा तो आखिर ये निगरानी करेगा कौन? जुलाई 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि डीजीसीए में 1644 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 821 पद भरे हुए हैं। कुल 823 यानी करीब 50% पोस्ट पर अब भी भर्ती नहीं हुई है। सबसे गंभीर बात यह है कि ग्रुप ए टेक्निकल ऑफिसर्स के 1063 पदों में से 540 खाली हैं। इन्हीं अफसरों पर विमानों की जांच, सुरक्षा, ऑडिट और एयरलाइन सर्टिफिकेशन जैसी अहम जिम्मेदारियां होती हैं। डीजीसीए को उठना चाहिए और जो रिटायर्ड एक्सपीरियंस्ड आदमी है उनको चाहे टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे रखें, 6-6 महीने कॉन्ट्रैक्ट कर, जहाँ किसी खास जरूरत के लिए जब लाइसेंस इश्यू करते हैं पायलट्स के लिए, उनके लिए टेम्परेरी हायर कर सकते हैं और उसके बाद अपनी सिलेक्शन शुरू करें थ्रू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट एजेंसी से। और स्टाफ की पूर्ति जितनी जल्दी हो उतनी अच्छी है। नहीं तो हमारे जो यंग अच्छे बच्चे जो आज ट्रेनिंग करके आ रहे हैं उनको कई कई महीने लग जाते हैं, उनको लाइसेंस ही नहीं मिलता इनके पास, बिकॉज शॉर्टेज है स्टाफ की बहुत। डीजीसीए की आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि भर्ती प्रक्रिया में 2 से 3 साल लग जाते हैं। इसके अलावा लिमिटेड टैलेंट पूल भी एक चुनौती है। डीजीसीए ने डेपुटेशन के जरिए 79 पदों को भरने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक अफसर ने ज्वाइन किया। वजह, डीजीसीए उतनी तनख्वाह और भत्ते नहीं दे सकता जितना एएआई या पवन हंस जैसे पीएसयू देते हैं। फिलहाल 190 टेक्निकल पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 116 पदों को प्रमोशन और डेपुटेशन से भरने की कोशिश की जा रही है। This year we have planned to recruit 190, where UPSC also has come forward, and by October, end of October, we are going to recruit 190 posts for this DGCA. अनुमान के मुताबिक 2032 तक डीजीसीए को 900 और अधिकारियों की जरूरत होगी, लेकिन सही टैलेंट की कमी के चलते ये लक्ष्य पूरा करना आसान नहीं होगा। देश का एविएशन तेजी से बढ़ रहा है और इसकी निगरानी के लिए काफी स्टाफ की जरूरत है। हालांकि पिछले कुछ समय में डीजीसीए ने अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव को तेज जरूर किया है, लेकिन अभी की जरूरत के हिसाब से ये काफी नहीं है। रोहन सिंह, दिल्ली। और डीएलएफ होम डेवलपर्स ने मुंबई में जोरदार सेल्स की है। डीएलएफ ने दावा किया है कि मुंबई में दी वेस्ट पार्क के पहले चरण के तहत लॉन्च किए गए सभी 4 टावर्स के सभी यूनिट्स सिर्फ एक हफ्ते में पूरी तरह बिक गए। कंपनी ने अब तक 2300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेल की है। डीएलएफ के जॉइंट एमडी और चीफ बिजनेस ऑफिसर आकाश ओहरी ने बताया कि कंपनी को मुंबई का रिस्पॉन्स शानदार रहा है। पहले चरण के लिए सभी स्टॉक एक सप्ताह से भी कम समय में क्लियर हो गए। प्रोजेक्ट वेस्ट पार्क मैं आपको अगर ये कह सकूं तो विल बी वन ऑफ इट्स काइंड इन मुंबई। आज के बाद मुंबई बाकी बिल्डर से भी बहुत चीज़ें डिमांड करेगा। वी आर ओवरवेल्म्ड कि भाई इस तरीके से मुंबई की इन्वेस्टर्स ने हमें वेलकम किया है और बहुत बहुत अच्छे टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। आपके कॉर्पोरेट के हैं, आपके बिजनेस फैमिलीज़ हैं, एनआरआईज ने होल्स बहुत इस बार डबल डिजिट्स में इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है मुंबई के। तो ओवरऑल मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है।
अब देश में हाथियों की और भी अच्छी देखभाल हो पाएगी। इसके लिए अनंत अंबानी के वनतारा और पर्यावरण मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के सहयोग से जामनगर में ट्रेनिंग हो रही है। 5 दिनों के इस गज सेवक सम्मेलन में देश भर के 100 से ज़्यादा महावत और हाथियों की देखभाल करने वाले हिस्सा ले रहे हैं। ट्रेनिंग पूरी करने वाले सभी प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र भी मिलेगा। गज सेवक सम्मेलन का मकसद हाथियों की देखभाल के स्तर को बेहतर बनाने के लिए परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर नई मिसाल कायम करना है। यहाँ हाथियों के डेली केयर से जैसे कि नहाने की तकनीक, फुट केयर, हाथियों के गुस्से को शांत करना, सकारात्मक व्यवहार सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ आयुर्वेदिक थेरेपी और पारंपरिक उपायों का भी इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही हाथी सेवकों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति पर भी फोकस किया जा रहा है। मुंबई और आसपास के ज़िलों में सुबह से भारी बारिश हुई और इसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर जलभराव की तस्वीरें सामने आई है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ और जाम की स्थिति भी पैदा हुई। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में जाने से बचने की हिदायत भी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।